Hello students, how are you? Welcome to your online learning programs and I continue your first chapter physical world. Students, natural science classified into physics, chemistry and biology and हम physics study कर रहे हैं इस class में. The physics actually is a Greek word and meaning is nature. Okay, and here we have taken the definition. This physics is the study of physical work and basic laws of nature. Clear? Now students, the main important thing here, the physics and two principal thrust. Okay, what are the two principal thrust in physics? Like, there are two approach. On behalf of these two approach, the scientists explain the many phenomena. Okay, what are those approach? One is unification and second one is reductionism. Okay, what is unification? Students, unification यूनिफाई से आता है, ठीक है नहीं, और साइंटिस्ट की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फिनोमेनास को, ज़्यादा जो जितने भी निसर्गजन्य फिनोमेनास हैं उनको कम से कम लॉस से जो है एक्सप्लेन किया जा सके. ओके नहीं, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई. ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है. ठीक है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से हम डिफरेंट फिनोमेनास को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जैसे वी सस्टेन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द sun because of this law of gravitation, moon revolve around the earth because of this law of gravitation. So there are so many phenomena actually you can different phenomena you can explain by this law. Okay, so this is actually the example of unification. The second one is laws of electromagnetism. Students, there are four Maxwell's equations. Okay, और ये फोर Maxwell's equations जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ठीक है नहीं, और बहुत सारी जो है इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ को हम इसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है नहीं, इसी तरह से जो है नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस मींस फंडामेंटल फोर्सेस. ओके, नेचर में जो है देयर आर ओनली फोर फंडामेंटल फोर्सेस. ओके, बाकी अदर फोर्सेस जो हैं वो ड्राइव फोर्सेस हैं. वो इन्हीं फोर्सेस में से किसी एक कैटेगरी में जो है वो लाइक कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो नेचर में जो फोर्सेस हैं, जो मेन फोर्सेस हैं, ओनली देयर आर फोर मेन फोर्सेस एक्चुअली, और बाकी जो अदर फोर्सेस हैं वो ड्राइव फोर्सेस होते हैं. ठीक है नहीं, वो इनमें से इन्हीं में से किसी कैटेगरी पर लाइक करते हैं. ठीक है नहीं, इस तरह से नेक्स्ट है रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म रिड्यूस से आया है. ठीक है, और इसका मीन्स ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके हम उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास भी इसी का एक एग्जांपल है. सेंटर ऑफ मास को हम जब स्टडी कर लेते हैं तो वी हैव स्टडीड द होल बॉडी एक्चुअली, यानी किसी बॉडी के अगर सेंटर ऑफ मास को आप स्टडी कर लें, उसके मोशन को स्टडी कर लें, तो मीन्स हमने पूरी बॉडी को, उसकी पूरी बॉडी की हमने स्टडी की. और इसी तरह से हमने जो रिडक्शनिज्म का एग्जांपल यहाँ लिया है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बल्क सिस्टम अंडर थर्मोडायनामिक्स. ओके, the relation of temperature with average kinetic energy of molecules of system was studied actually. ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, उन चेंजेस को जानने के लिए हम उस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि उस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, किसी भी मॉलिक्यूल पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, उसको स्टडी करके हम पूरे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं. ठीक है नहीं, तो दिस इज द रिडक्शनिज्म. ओके, दिस इज सेकंड अप्रोच एक्चुअली. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फिजिक्स. स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स है एक्चुअली इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट एक्चुअली. इट्स अ वेरी वास्ट कैन टू स्टडी. दिस स्कोप ऑफ फिजिक्स वेरी वास्ट. It covers a tremendous range of magnetophysical quantities like length, mass and time. Students, हम छोटी से छोटी लेंथ को भी स्टडी करते हैं और एक डिस्टेंस इन बिटवीन द अर्थ एंड सन, वो भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में. ठीक है, इसी तरह से हम मास की बात करें तो हम एक टिनी पार्टिकल के मास को स्टडी करते हैं. ठीक है, ओके, सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मास को स्टडी करते हैं, और एक हम अर्थ और सन के मास को भी स्टडी करते हैं. ठीक है, और तो स्टूडेंट्स, दिस scope of physics is classified into two categories actually. Here this classical physics and second one is modern physics actually. ठीक है, this classical physics उस फिजिक्स को कहते हैं जो हमने 1900 तक स्टडी till 1900. तो this is the physics which we have studied till 1900. और आफ्टर 1900 जो फिजिक्स स्टडी की गई उसको हम मॉडर्न फिजिक्स में रखते हैं. आफ्टर 1900
तो क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, उस फिज़िक्स को हमने कहा जो हमने 1900 तक जो भी फिज़िक्स हमने स्टडी की, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हुए, ठीक है, जो भी डिस्कवरीज हुई वो सब किस में आती हैं, क्लासिकल फिज़िक्स में आती हैं। और आफ्टर 1900 जो डिस्कवरीज या जो भी स्टडी हुई उसको हम मॉडर्न फिज़िक्स में की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इस तरह से जो दिस क्लासिकल फिज़िक्स एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू दिस सब कैटेगरीज, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। These branches actually in is the study of macroscopic phenomena, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को स्टडी करते हैं और मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना स्टडी करते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में जो ब्रांच है दिस इज द क्वांटम फिजिक्स व्हिच वी विल स्टडी इन 12th क्लास, ओके। तो स्टूडेंट्स मैकेनिक्स में हम मोशन और कॉज ऑफ मोशन, उसके रूट कॉज क्या हैं मोशन के, मोशन कैसे बॉडी के अंदर ठीक है डेवलप होता है, उसको हम किसमें स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। हम साउंड वेव को भी हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है नहीं। इसी तरह से स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉज को आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप जो है इसमें सॉल्व करते हैं, बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं बाई सॉल्विंग, ठीक है, बाई यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके। एंड इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर और हीट के बारे में स्टडी करते हैं, हीट इंजन के बारे में स्टडी करते हैं, एफिशिएंसी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में ही जो है हम स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में रेफ्रिजरेटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं उसके बाद जो है ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्टडी करते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ये हम सब स्टडी करते हैं उसके अंदर। और देयर आर डिफरेंट फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब स्टडीज़ किस में आती हैं, वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना की स्टडी होती है इसमें। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आफ्टर 1900 के उसमें आती है कैटेगरी में, ओके। उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है जो हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। उसको हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, okay now students there is a relation between the physics and technology. These two terms are interrelated to each other, okay। जैसे जैसे हम जो है फिजिक्स में स्टडी करते गए उसी तरह से हम जो है टेक्नोलॉजी में भी जो है वो डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। जैसे कि हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे हमने इसके बारे में जाना तो हमने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखिए फिजन ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम की जो फिजन प्रोसेस को हमने स्टडी किया तो हमने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर डेवलप किया। इस तरह से सिलिकॉन चिप के बारे में स्टडी किया तो हमने उसमें कंप्यूटर रेवोल्यूशंस में उसका जो है हमने यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली। और आज की डेट में इनफैक्ट इतनी इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें दैट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट दीज गैजेट्स, ओके। इसी तरह से स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी से हमें जो है फिज़िक्स में क्या इम्प्रूवमेंट मिले, ठीक है। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिज़िक्स। जैसे आप देखिएगा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ओके। उसने हमें थर्मोडायनेमिक्स एक न्यू टॉपिक दिया फिज़िक्स में, ठीक है, because this is a need for us. Now the next topic is fundamental forces in nature. स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि there are 4 fundamental forces in nature, okay, और on behalf of these forces we can study the other forces also because जितने भी अदर फोर्सेज हैं वो सब ड्राइव फोर्सेज हैं और वो सब फोर्सेज वो इनमें से ही किसी कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट फोर्स स्टडी करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। एक्चुअली दिस फोर्स विच विल बी इन बिटवीन द टू मैसिव बॉडीज़, ओके। तो दिस इज़ ड्यू टू द मास, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मैसिव बॉडीज़ के बीच में एक्सर्ट होता है और ये नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। दिस ग्रेविटेशन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर और इसका रेंज इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आप देखते हैं कि जो अर्थ से जो है जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अर्थ का, तो उसकी जो रेंज होती है वो कैसी होती है, वो इनफाइनाइट रेंज होती है, ठीक है। इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक स्ट्रेंथ होती है, इट इज़ वीकेंड एक्चुअली इन स्ट्रेंथ। और इसके बाद जो सेकंड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दिस फोर्स विल एक्सर्ट इन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल,
ओके। तो दिस इज ड्यू टू द चार्ज। और इस फोर्स का नेचर एट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। एट्रैक्टिव तब होगा जब आप अनलाइक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है तो उनके बीच में रिपल्शन उनके बीच में एट्रैक्शन होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लाइक चार्ज पार्टिकल लेंगे तो देयर विल बी रिपल्शन इन बिटवीन द लाइक चार्ज पार्टिकल। सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी आइदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। और रेंज इसका वही होगा, इनफाइनाइट होगा इसका रेंज भी, बट इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Student, this strong nuclear force will be in between the nucleons, okay, and it will be attractive always in nature, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको बाइंड करता है। अगर ये एट्रैक्टिव नेचर का ना हो तो वहाँ प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा और न्यूक्लियस का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है दिस एक्चुअली फोर्स विल बी एट्रैक्टिव ऑलवेज नेचर। एंड द रेंज इज शॉर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। तो इसका जो रेंज है वो न्यूक्लियस के साइज़ का होता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻15 के ऑर्डर का होता है, वही इसका रेंज भी होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही कन्फाइंड होता है दिस फोर्स। और ये एक्चुअली स्ट्रेंथ में इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो ये जितने भी फोर्सेज आप पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। के बाद में हम लास्ट आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली ये एक रेयर फोर्स है विच ऑपरेट विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज ए रेयर फोर्स एक्चुअली, और दिस फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव बीटा डीके। तो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस फोर्स एक्सर्ट इन बिटवीन द एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअली। तो व्हेनेवर a neutron converts into proton and electron and anti-neutrino particles emits from the process, okay, and the force which is responsible for these changes is the weak nuclear force, okay, and the range will be very short range which will be of the order of 10⁻16 meter, okay। इससे भी इसका रेंज कम होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी इसका रेंज कम होगा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर मैंने देखिए ऑर्डर लिया है इसका जो स्ट्रेंथ है उसको आप देखिएगा। इफ लेट सपोज वी हैव टेकन दिस एफ जी मीन्स द ग्रेविटेशन फोर्स आपने लिया है, इसके साथ आपने 1 ले लिया है, ठीक है, एफ जी। तो एफ जी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कितने टाइम्स होगा, 10⁻37 टाइम्स होगा ग्रेविटेशन फोर्स का, ठीक। तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी 10⁻37 टाइम्स ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। एंड दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल बी 10⁻39 times this Fg actually gravitational force, okay। इस तरह से आपने वीक फोर्स 10⁻26 times of this gravitational force, okay। तो we have taken the order here, the strongest force will be this one, this is first, okay, strongest force कौन सा होगा, this one, okay। and second नंबर हमने इसको दिया है, उसके बाद इसकी जो है okay इस टाइम में ये होगा, उसके बाद थर्ड कि उसको दिया हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, उससे फिर जो कम स्ट्रॉन्ग होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपका इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है कंजर्वेशन लॉस, ठीक है। मैं उसको कल स्टडी करूँगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।